हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है एंड नेक्स्ट अब हम चलेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में बताया था। अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन क्या है? बेसिकली जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन, हमारे टिश्यूज में कोई इन्फ्लामेशन होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो भी प्रोटेक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्ड करती है, वो क्या है? बॉडी का जो भी रिएक्शन आता है वो क्या है? इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन टू टाइप्स का था, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। सबसे पहले हम एक्यूट इन्फ्लामेशन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। कितना? शॉर्ट ड्यूरेशन का, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स। 2 वीक्स तक के लिए होता है आपका लॉन्ग लास्टिंग इसका। नेक्स्ट उसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। जो भी अफेक्टेड साइट है वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा का होता है, यानी कि जहाँ पे स्वेलिंग होती है, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड्स आकर के फिल होते हैं उसकी वजह से जो स्वेलिंग आती है, ठीक है। देन उसके बाद है इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट। जो इंट्रावेस्कुलर प्लेटलेट्स है उनका एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज ए इन्फ्लामेटरी सेल्स। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसमें जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल है वो क्या हमारा? न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल सबसे पहले आते हैं, देन उसके बाद आफ्टर 24 to 48 आवर्स उनको मैक्रोफेजेस रिप्लेस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक्यूट इन्फ्लामेशन में दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स में हमारे जो चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद सेलुलर इवेंट्स पे, सेलुलर लेवल पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम वेस्कुलर इवेंट के बारे में बात करते हैं। वेस्कुलर इवेंट में दो टाइप के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हीमोडायनेमिक चेंजेस है, दूसरा है चेंजेस इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। जो वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी में चेंजेस आते हैं। और सबसे पहला क्या? हीमोडायनेमिक चेंजेस। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हीमोडायनेमिक चेंजेस पे। हीमोडायनेमिक चेंजेस में देखिए सबसे पहले क्या आता है? ट्रांजिशन वेजो कॉन्ट्रैक्शन। जब भी चोट लगती है कुछ देर के लिए वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, 3 to 5 सेकेंड के लिए रहेगा। अगर आपकी इंजरी ज़्यादा है, ज़्यादा सीवियर इंजरी है, तो उस कंडीशन में 5 सेकेंड से 8 सेकेंड हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है, वेसल्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? डाइल्यूट होंगे। उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम होगी, जो हमारे इंजर्ड एरिया है वहाँ पे क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगा? ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में क्या होगी? उस प्लेस पे जो हमारा इन्फ्लामेशन वाला स्पेस है वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस भी होगी, साथ ही साथ में एक्सट्रीम ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पे हीट भी जनरेट होगी। नेक्स्ट हमारे आता है हीमोडायनेमिक चेंजेस में लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए अब वहाँ पे क्या है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है और उस कंडीशन में वैसोडाइलेशन भी है, तो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में जो फ्लूइड है, ठीक है, वो कहाँ पे एक्यूमुलेट आकर के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे जाकर के फिल होगा, यानी जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाकर के फिल होगा। उस कंडीशन में वहाँ पे क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी, ठीक है। हम लोगों ने इन्फ्लामेशन के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, है ना, लॉस ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें क्या थी उसमें? एज ए इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में था। अब देन उसके बाद हमारा फोर्थ आता है स्लो एंड और स्टैसिस। अब देखिए उस कंडीशन में देखिए फ्लूइड जो प्लाज्मा है हमारा वो ब्लड वेसल से कहाँ जा रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो जाहिर सी बात है जो वेसल्स होंगे वहाँ पे प्लाज्मा कम होगा और उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होगा ब्लड का वो इंक्रीज होगा, यानी कि वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, जो भी आपके ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा इन द कंपेरिजन ऑफ प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा तो ऑलरेडी कहाँ पे आ चुका है? जिस स्पेस में हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन, उस स्पेस में आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज ब्लड कंसंट्रेशन। ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, अब देखिए मार्जिनेशन, सॉरी, ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। अब देखिए जाहिर सी बात है कि जो आप ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो भी रेड ब्लड सेल्स के साथ ही ट्रेवल करते हैं, ब्लड जो भी वेसल्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट
ब्लड का कंसंट्रेशन काफ़ी, जो सेल्स का कंसंट्रेशन क्या वो इंक्रीज हो गया, तो उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो ल्यूकोसाइट है वो माइग्रेट करते हैं वेस्कुलर इपिथेलियम की तरफ, यानी कि जो वेसल्स की लेयर होती है उसकी तरफ क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी में क्या होगी, सबसे पहले altered vascular permeability refers to the temporary increased permeability of blood vessels wall, allowing fluids, protein and leukocyte to move from the bloodstream into surrounding tissues। देखिए, altered vascular permeability जो भी vessels की permeability होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उस टेम्परेरी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड वेसल वॉल्स होते हैं वो फ्लूइड जो बेसिकली जो वेस्कुलर फ्लूइड है यानी कि जो प्लाज्मा है उसको अलाउ करता है कहाँ तक जाने के लिए, मूव करने के लिए, जो भी इन्फ्लामेशन वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई या फिर इन्फ्लामेटरी जो एरिया है वहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करेगा। अलाउिंग फ्लूइड्स, प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट्स है, कुछ प्रोटीन्स हैं, जो फ्लूइड्स है, प्लाज्मा है, उसको अलाउ करेगा जो भी इन्फ्लामेटरी साइट है, ठीक है, वहाँ के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं this change enables this change enables immune component like white blood cells and antibodies to access the site of infection or injury, aiding in the body's defense mechanism। अब देखिए मेनली इसका रीजन क्या है, वेस्कुलर परमेबिलिटी का, वेस्कुलर परमेबिलिटी हो रही है और उस कंडीशन में क्या, ल्यूकोसाइट और जो फ्लूइड है वो कहाँ माइग्रेट कर रहा है, वो जा रहा है किधर, जो साइट है इंजरी और इन्फेक्शन का, ठीक है। इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ठीक है। तो वो इन्फ्लामेशन के साइड पे जाएगा कि जो इन्फ्लामेटरी जो एजेंट है उसको किल करने के पर्पज से, इन्फ्लामेटरी जो कह सकते हैं जो कैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, उसको किल करने के पर्पज से जाएगा, उसको हटाने के, और साथ ही साथ में जो सेल डेथ हुए उनको भी रिमूव करने के लिए वो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटेड बाय इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। अब देखिए इनको रेगुलेट कौन करता है, जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट होता है हिस्टामिन का, ब्रेडिकाइनिन का एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ हैं जो कि कॉज करते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में और स्मॉल गैप ओपन करने में, ठीक है, इंडोथेलियल सेल जो होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने ताकि हल्की सी ओपनिंग जो है ओपन हो जाए, ठीक है, जो गैप है वो क्या हल्की ओपन हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, जो आपस में वेसल्स के सेल्स हैं वो हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये हिस्टामिन्स रिलीज हो रहे हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज हो रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो बीच में क्या होता है, स्पेस रह जाता है, ठीक है। इसी स्पेस से क्या हो गया, जो फ्लूइड है और जो आपके न्यूट्रोफिल्स है वो क्या होंगे, माइग्रेट करेंगे टुवर्ड जो भी इंफ्लामेटरी स्पेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर इवेंट्स पे। सेलुलर इवेंट्स में देखिए दो होते हैं। पहला आप सेलुलर इवेंट में आपका एक्सट्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट आपका एक्सट्यूट होता है कहाँ पे, जो इन्फेक्शन वाला साइट है, इन्फ्लामेटरी साइट है। नेक्स्ट है आपका फैगोसाइटोसिस, फिर होता है क्या, फैगोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइट वहां पहुंच गया इन्फ्लामेटरी साइट पे, जो इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो उनको क्या करेगा, वो फैगोसाइट करेगा, किल करने का काम करेगा, उनको रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, जो ल्यूकोसाइट हमारे उस जो भी इन्फ्लामेशन वाला एरिया वहां पे जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो भी हमारे सेल्स बचे उनको क्या करें, जो भी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं और जो डेड सेल्स उनको फैगोसाइट कर रहे हैं, यानी कि उसको खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या आपका, the escape of leukocyte from the lumen of microvasculature to the interstitial tissue is the most important feature of inflammatory response। देखिए inflammatory response का most important जो feature है वो क्या है, जो ल्यूकोसाइट्स है वो माइक्रोवेस्कुलर जो एरिया जो यानी कि वेसल्स है उससे वो माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज है हमारे, ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी टिश्यूज है वहां पे जा रहे हैं, वो उसको प्रॉपर वहां पे जो भी इन्फ्लामेटरी एजेंट है उसको किल करने के, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। देन उसके बाद इन एक्यूट इन्फ्लामेशन पॉलीमॉर्फ्स न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स
comprise the first line of body defense followed later by monocyte और and macrophages। देखिए acute inflammation मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पहुंचते हैं वहां पे, देन उसके बाद आफ्टर 24 to 48 आवर्स, ठीक है, 2 डेज के बाद जो मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, वो उनको रिप्लेस करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। ठीक है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए जो एक्सट्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट है, इसमें भी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला हमारा स्टेज का है चेंज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। जो ब्लड एलिमेंट्स है, जो ब्लड के एलिमेंट है, उनके फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं। देन उसके बाद हो रही है रोलिंग एंड एडिशन, फिर हो रहा है इमिग्रेशन, एंड देन उसके बाद है कीमोटैक्सिस। क्या है, कीमोटैक्सिस है हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, ये 4 स्टेप्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चेंज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए सबसे पहले क्या है कि ब्लड फ्लो इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था हमारा, वैसो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में वो क्या, वैसो डायलेशन हो रहा है, तो कुछ देर के लिए वो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या हो रहा है कि जब फ्लूइड जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जा रहा है, प्लाज्मा वेसल से निकल करके, तो उस कंडीशन में सेल का क्या है, सेल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पीड है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। दिस कॉजेज ल्यूकोसाइट स्पेशली न्यूट्रोफिल्स टू मूव टुवर्ड द वेसल वॉल मार्जिनेशन। अब देखिए जो ये क्या कॉज करेगा, जब उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो ल्यूकोसाइट्स है वो माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द जो वेसल्स वॉल है उसके तरफ। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके न्यूट्रोफिल्स है वो वेसल वॉल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस जो न्यूट्रोफिल का मूवमेंट होता है वेसल वॉल की तरफ, उसको हम मार्जिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। ठीक है, अब देन उसके बाद देखिए क्या होता है कि एंड अलाइंग अलोंग इट permitting as plasma exit the vessel narrowing the plasma layer near the wall। अब देखिए जो प्लाज्मा है वो जब एग्जिट कर रहा है तो उस कंडीशन में नैरो स्पेसेस बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो कह सकते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ, वेस्कुलर, जो भी आपके ब्लड वेसल्स है उनकी लाइनिंग की तरफ। ठीक है, उनकी जो कह सकते हैं कि लाइनिंग है, जो वॉल्स है उनकी तरफ वो मूव करेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए उनके साथ ही अलाइन हो जाते हैं, उनके साथ क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ चिपक जाते हैं, वो क्या पावर मीटिंग है। देन उसके बाद आता है रोलिंग एंड एडिशन। अब देखिए जो न्यूट्रोफिल्स है वो तो वॉल तक आ गए, वॉल के पास आ गए, अब वॉल के पास, ठीक है, चिपक गए उनसे। देन उसके बाद देखिए 2 प्रोसेस होते हैं, रोलिंग एंड एडिशन। अब देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द रोलिंग फेज न्यूट्रोफिल्स स्टार्ट टू मूव स्लोली along the inner lining of blood vessel, they are just gently rolling along the surface of the blood vessels। अब देखिए इसमें क्या, रोलिंग फेज में जो न्यूट्रोफिल्स है वो जो वेसल वॉल है उनकी तरफ टच होते हुए रोल करते हैं, ऐसे होते हैं ना, घूमते हुए, इस तरीके से घूमते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, रोल करते हैं। ठीक, जो ब्लड वेसल की सरफेस है इस तरीके से क्या करेंगे, ऐसे रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन द एडिशन फेज। अब एडिशन फेज में क्या हो रहा है, दीज न्यूट्रोफिल स्टार्ट टू स्टिक मोर फर्मली टू द ब्लड वेसल। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है बहुत फर्मली क्या है, अटैच है। ठीक है, सबसे पहले वो रोल करेगा एक स्पेसिफिक स्पेस पे आकर के, वहां पे क्या करेंगे, वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उससे ब्लड वेसल से और भी ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी रोलिंग बंद हो जाती है। अब वहां पे वो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं ब्लड वेसल से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब वहां पे न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, खुद को ब्लड वेसल से बाहर निकलने की प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन है आपका जब न्यूट्रोफिल्स बाहर निकल जा रहे हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है वो ब्लड वेसल से इमिग्रेट कर रहे हैं। ठीक, आफ्टर स्टिकिंग टू द ब्लड वेसल्स लाइनिंग न्यूट्रोफिल्स मूव अलोंग द सरफेस अंटिल दे फाइंड अ स्पॉट टू पुश अवर एक्सटेंशन स्यूडोपोड्स। अब देखिए ब्लड वेसल से चिपकने के बाद बेसिकली, ठीक है, लाइनिंग से अटैच होने के बाद जो न्यूट्रोफिल्स है वो सरफेस पे एक स्पॉट देखते हैं जहां से वो निकल सके। ठीक है, जहां से वो उनको स्पेस मिले कि वो बाहर जा सके, तो वो अपना स्यूडोपोड्स निकालते हैं जिससे वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन के लिए बेसिकली। ठीक है, मूवमेंट्स करने के लिए। ठीक,
देन उसके बाद क्या होते हैं, दे देन ब्रेक थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ब्रेक करके basement membrane using enzymes entering the tissues in the process called immigration। अब देखिए जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वेसल्स की, वहाँ को उसको क्या करते हैं, उसको कह सकते हैं भेद करके बेसिकली उसको क्रॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब उसको क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, टिश्यूज में इंटर कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसीजर उसको क्या कहते हैं, हम इमिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। Meanwhile, red blood cells also passively leak out through gaps left by neutrophils। अब देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी लीक कर जाते हैं किसके पीछे, न्यूट्रोफिल्स के पीछे, ठीक है, गिविंग अ रेडिश अपीयरेंस टू द इन्फ्लामेशन फ्लूइड। अब इन्फ्लामेटरी फ्लूइड, अब देखिए जो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड है उसकी रेड ब्लड सेल्स के पहुंचने की वजह से टिश्यूज में क्या होगी, रेडनेस आती है, ठीक है, वहां पे रेड ब्लड सेल्स भी पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी जो फ्लूइड है वो भी रेडिश हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद क्या है, न्यूट्रोफिल्स अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाय लॉन्गर लास्टिंग मोनोसाइट मैक्रोफेज। अब देखिए सबसे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, देन उसके बाद मैक्रोफेजेस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये टिश्यूज तक पहुंच गया है। देन उसके बाद लास्ट आता है हमारा कीमोटैक्सिस, जो भी केमिकल मूवमेंट्स होते हैं, केमिकल्स जो भी एजेंट्स होते हैं उनके बारे में है। इसमें देखिए क्या है, chemotaxis is the directed movement of leukocyte toward the site of infection or inflammation guided by chemical signal। देखिए जो भी प्रोसीजर होता है ल्यूकोसाइट्स का ट्रैवल करने का, वो सारी ही चीज़ों में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल सिग्नलिंग होती है, ठीक है, जिनको कीमोटैक्टिक एजेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्शन देते हैं ल्यूकोसाइट को टूवर्ड इन्फेक्शन साइट पे। अब वो निकल तो गया, अब उसको कैसे पता कि भैया तुमको वहीं जाना है, ठीक है, कि इन्फ्लामेशन यही है, उसको वहीं जाना है। तो उस कंडीशन में जो केमिकल्स उनको रास्ता दिखाते हैं, बेसिकली वो क्या कहते हैं, रास्ता दिखाने, मैप दिखाते हैं, उनको कहते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट्स, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग बैरियर्स लाइक द इंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ल्यूकोसाइट फॉलोज दिस सिग्नल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू। अब वो सिग्नल्स उसको मिलते हैं कि नहीं भाई आपको इसी रास्ते जाना है, तो उसी सिग्नल्स को कैच करके जो ल्यूकोसाइट है उस जो भी इंफ्लामेटरी साइट है वहां पे क्या करता है, इमिग्रेट करता है, ठीक है। अब देन उसके बाद देखिए इस जो भी प्रोसीजर है उसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको बर्डेन्स चैम्बर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें ल्यूकोसाइट माइग्रेट थ्रू फिल्टर पोर्ट्स टुवर्ड अ कीमोटैक्टिक एजेंट इन द टेस्ट सॉल्यूशन। जो भी एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाया गया था उसमें जो ल्यूकोसाइट है वो फिल्टर के थ्रू माइग्रेट करते कीमोटैक्टिक एजेंट जो टेस्ट सॉल्यूशन है उनकी तरफ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को वो डिमोन्स्ट्रेट करता है, तो इसी से प्रूफ हुआ था। देन उसके बाद देखिए जो की कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं इसमें, उसमें आपके कुछ कुछ इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स है, आपके ल्यूकोट्राइन्स है, B4 है, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी ही चीजें क्या है, कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं। अदर इम्यून सेल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक कीमोकाइंस इन इन्फ्लामेशन। देखिए अदर जो भी इम्यून सेल्स है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब इसमें हमारा सेकंड आता है फैगोसाइटोसिस। पहला हमारा इवेंट था, ठीक है, जहाँ पे ल्यूकोसाइट बाहर जा रहा था, टिश्यू स्पेस में जा रहा था। अब नेक्स्ट है हमारा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, अब ल्यूकोसाइट पहुंच तो गया, अब उसका काम क्या है फैगोसाइटोसिस का। देखिए सब फैगोसाइटोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड particulate material by the cell eating. The cells performing these functions are called फैगोसाइट्स। अब देखिए फैगोसाइटोसिस क्या है, बेसिकली इनगल्फमेंट प्रोसेस है, जो भी सॉलिड पर्टिकुलेट होते हैं सेल्स के, कह सकते हैं जो भी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं वो उनके। द सेल्स परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आज कॉल्ड फैगोसाइट्स। जो भी सेल्स ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। फैगोसाइटोसिस जो हमारा 4 स्टेजेस में होता है, सबसे पहले होता है ऑप्सोनाइजेशन, देन उसके बाद होता है हमारा स्यूडोपॉड इनगल्फमेंट ऑफ ऑप्सिन पार्टिकल, जो भी ऑप्सिन पार्टिकल है उनका इनगल्फमेंट होता है। नेक्स्ट होता है इसमें इनकॉर्पोरेशन विद इन द सेल फैगोसाइट वैक्यूल्स एंड डी ग्रेन्युलेशन। देखिए जो इनगल्फमेंट हो रहा है वैक्यूल्स में, कन्वर्जन हो रहा है, डी ग्रेन्युलेशन हो रहा है, देन उसके बाद लास्ट में फैगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है कि ऑप्सिनाइजेशन क्या है, ऑप्सिन्स क्या है कि बेसिकली जो भी जो हमारे टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक कह सकते हैं ना कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जाकर के चिपकते हैं ताकि जो ल्यूकोसाइट्स है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उनको मेकअप वगैरह किया जाता है प्रॉपर। जो ऑप्सिन्स होते हैं बेसिकली क्या है कि उन सेल्स को प्रॉपर उसको कवर
कवर करते हैं ताकि जो ल्यूकोसाइट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, एक तरीके से उसको लिपापोती नमक मिर्च लगाना ताकि सामने वाला आकर के आराम से उसको रिकग्नाइज करके उसको टेस्टी बना देता है ताकि वो रिकग्नाइज करके खा सके। तो इसमें देखिए जो ऑप्सिन्स है वो क्या है, आईजीजी ऑप्सिन्स है, आपका C3b रिसेप्टर्स भी है। ठीक, C3b ऑप्सिन्स भी है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, आपके ऑप्सिन्स का काम करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से ल्यूकोसाइड क्या है उसको रिकॉग्नाइज कर दे जो भी बैक्टीरिया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, स्यूडोपॉड इनगल्फिंग द ऑप्सिन पार्टिकल। अब देखिए जैसे ये ऑप्सिन पार्टिकल बैक्टीरिया है, इसको इनगल्फ करने के लिए स्यूडोपॉड्स बना रहे। ठीक, स्यूडोपॉड्स बना रहे ताकि उसको इनगल्फ कर सके। ठीक है, जैसे कि अमीबा का बेसिकली फूड खाने का भी जो जैसा तरीका था आप लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में देखा होगा। देन उसके बाद क्या है, अब फेगोसिटिक वैक्यूल। अब देखिए जो फेगोसाइट का स्यूडोपॉड्स जो है कवर हो जा रहे हैं, स्यूडोपॉड्स क्या है, कवर हो जा रहे हैं और वहाँ पे डीग्रेन्युलेशन भी हो रहा है। ठीक, अब वो कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के बाद डीग्रेन्युलेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए देन उसके बाद जो वैक्यूल्स हैं वो जा करके डिफ्यूज हो रहे हैं किससे, लाइसोसोम्स में। अब जो वैक्यूल्स बन रहे हैं वो जा करके डिफ्यूज हो रहे हैं किससे, लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम से डिफ्यूज होने के बाद वो क्या बना रहे, फैगो लाइसोसोम्स बना रहे। अब लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के जो सेल है प्रॉपर तरीके से उसको किल करने के लिए काफी होता है। ठीक है, अब वो डाइजेस्ट करके पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर हुआ फैगोसाइटोसिस का, एंड हमने पूरा पढ़ लिया हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन का पैथोलॉजी। अब फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या, अब उसके आगे, अब एक्यूट इन्फ्लामेशन देख लीजिए क्या होता है आपका, उसके आगे होगा क्या, सबसे पहले रिसोल्यूशन। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली हीलिंग हो जाती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टाइम का होता है, इसमें हीलिंग भी हो जाती है, कंप्लीट हीलिंग विद रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें क्या है, कंप्लीट हीलिंग हो जाती है, जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मली उसका पूरा का पूरा रिस्टोरेशन हो जाता है एंड फंक्शन का भी। देन उसके बाद सुपरेशन है, एब्सेस फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ पस ड्यू टू परसिस्टेंट इन्फेक्शन एंड टिश्यू ब्रेकडाउन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस हो जाते हैं, नहीं एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में टिश्यूज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले रिसोल्यूशन हो जा रहा है, या फिर आपका अगर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा है, ठीक, तो उस कंडीशन में एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं पस बन रहा है। फाइब्रोसिस, अब देखिए अगर वहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा इन्फ्लामेशन, ज़्यादा चोट है, ठीक है, आपका कह सकते हैं इंजरी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज विद फाइब्रस टिश्यूज। अब उस कंडीशन में जो डैमेज टिश्यूज प्रॉपर रिपेयर हील नहीं हो पा रहे तो दूसरा क्या होगा, फाइब्रस टिश्यूज बन रहे हैं जो कि स्कार्स बनाते हैं। ठीक है, स्कार्स फॉर्म करते हैं, जो निशान पड़ जाते, दाग बढ़ जाते। देन उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब देखिए कुछ कुछ एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर गया तो उस कंडीशन में उसका फेट क्या होगा, वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन टू प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन इफ द कॉज परसिस्टेंट टू रिसोल्यूशन फेल्स। अगर रिसोल्यूशन फेल हो रहा है तो उस कंडीशन में प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, वो जो आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज, अब उस कंडीशन में देखिए ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन कॉजिंग फर्दर टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये भी जो ऑनगोइंग जो इन्फ्लामेशन है टिश्यू, वो भी आगे चल के टिश्यूज को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, वो प्रॉपरली क्या है, वो टिश्यू भी डैमेज कर रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें फेट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, आगे चलकर क्या क्या हो सकता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में, ये सारी चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।